गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बिल्डिंग को एस्टिमेट करने से पहले हम कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं हमारे पास में, उनको डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हम बिल्डिंग का जब एस्टिमेट बनाएं तो कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना बने। ठीक है, तो कुछ और आइटम्स हैं, कुछ चीज़ें और जानना है जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा प्लिंथ एरिया। ठीक है, प्लिंथ एरिया क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, प्लिंथ एरिया में कौन सी चीज़ ऐड होती है, कौन सी चीज़ ऐड नहीं होती है, उन चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। जैसे प्लिंथ एरिया हमारे पास में, जैसे सबसे पहले हमारे पास में होगा प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया जैसे आपने बताया कि मेरा जो प्लॉट है, हमने एक एग्जांपल लिया है इसमें, जैसे हमारा प्लॉट का जो साइज है वो 15 हमारा विड्थ है और 20 मीटर उसका लेंथ है। तो 15 बाई 20 का हमारे पास में 15-20 यानी 300 मीटर स्क्वायर का हमारे पास में प्लॉट है। उस प्लॉट में से हमने क्या किया, इधर से कुछ लेफ्ट से छोड़ा जगह, कुछ राइट से छोड़ा, इस तरीके से कुछ फ्रंट से, कुछ बैक से छोड़ने के बाद में जो एरिया हमारा आया निकल के, जिसमें हमारी वॉल भी ऐड हैं, उसको कह रहे हैं प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया में हमारा जो आंगन का जो एरिया होता है उसको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारा निकल के आता है नेट प्लिंथ एरिया। जो ओपन स्पेस है उसको अगर हम माइनस कर दें तो हमारा निकल के आ जाता है नेट प्लिंथ एरिया। उसके बाद में जो हमारा पूरा वॉल था, इस तरीके वॉल समेत पूरा जिस पे हमारा डीपीसी पड़ा हुआ था और हमने फिलिंग कर दी, वो जो पूरा टोटल एरिया है हमारा क्या कहलाता है, प्लिंथ एरिया। उसमें से आंगन माइनस कर दें तो वो कहलाता है हमारा नेट प्लिंथ एरिया। ओके, अब बात कर लेते हैं नेट प्लिंथ एरिया के बाद में कारपेट एरिया के बारे में। कारपेट एरिया जो हमारे पास में जो डीपीसी जो डाली थी हमने वॉल्स पे, उसको माइनस कर दें, सभी चारों दीवारों को अगर हम माइनस कर दें, पूरा टोटल जो बाउंड्री है, तो उसमें से जो बचता है उसको कहते हैं हम कारपेट एरिया। कारपेट एरिया या उसको कहते हैं पूरे को हम बिल्टअप एरिया। कारपेट एरिया और बिल्टअप एरिया में क्या डिफरेंस है, तो कारपेट एरिया जो है हमारा, ठीक है, अगर हमारा जो फर्श है पूरा जैसे, तो उसमें अगर यदि आपने कॉलम खड़ा कर दिए, मतलब जगह जगह पे हमारे पास में कॉलम है बिल्डिंग को ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है, तो जो हमारे कॉलम को माइनस करने के बाद में जो बचता है उसको कारपेट एरिया कहते हैं। बट कॉलम सहित उसको जो टोटल एरिया होगा उसको बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, बिल्टअप एरिया। ठीक है, तो हमने एक फिगर लेके समझाया है, इसके बारे में देख लेते हैं। हमारा ये टोटल 15 और 20 का ये है, तो 15 बाई 20 हमारा 300 मीटर स्क्वायर आता है, उसको बोलते हैं हम प्लॉट एरिया, टोटल प्लॉट एरिया। इसके बाद में इधर से हमने सेटबैक डिस्टेंस लिया, सेटबैक इधर से, फ्रंट से भी और बैक से भी। इसके बाद में जो बचा ये वॉल है हमारी, ठीक है, 30 सेंटीमीटर की ये वॉल है, और वॉल समेत ये जो टोटल पूरा एरिया है इसको हम कहते हैं प्लिंथ एरिया। इसको क्या कहते हैं, प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया, अब ये वॉल की थिकनेस को क्या कर दो, माइनस कर दो, इधर से भी और इधर से भी, तो जो बचता है उसको बोलते हैं कारपेट एरिया। ठीक है, कारपेट एरिया मतलब फर्श एरिया जो जिस पर तुम रहते हो, ठीक है, उसको बोल रहे हैं हम कारपेट एरिया। इधर से हमने 0.3 इधर से कम किया है, 0.3 इधर से कम किया है, तो ये टोटल 15 था, 15 में से 0.6 कम हो गया तो कितना बचा, 14.4 मील। ठीक है, 14.48। अब देखो प्लिंथ एरिया कैसे निकाला हमने, प्लिंथ एरिया बराबर हमारे पास में 15 मीटर ये और 11 मीटर ये, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 165 मीटर स्क्वायर हमारा प्लिंथ एरिया आ गया। दूसरा बात कर लेते हैं कारपेट एरिया। 0.3 इधर से, 0.3 इधर से, ठीक है, तो कितना बचा, 14.4, तो 14.4 ऐसे 11 है ये, और 11 में से 0.3 इधर से, 0.3 इधर से, तो 0.6 और कम कर दिया तो 10.4, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 149.76 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा कारपेट एरिया। ओके, फिर बात कर लेते हैं प्लॉट एरिया की। जो टोटल प्लॉट एरिया है वो 15 बाई 20 मीटर का, ठीक है, 20 मीटर का, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा प्लॉट एरिया। ओके, अब देखो कारपेट एरिया कितना होता है हमारा, कितना लेके चलते हैं, तो इस चीज के बारे में देख लेते हैं। तो कारपेट एरिया जो होता है वो बिल्डिंग स्ट्रक्चर का क्या होता है, यूजफुल एरिया होता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, कारपेट एरिया। जो यूजफुल एरिया होता है जिसमें आप रहते हैं, ठीक है, जो जगह यूजफुल में आती है उसको हम बोलते हैं कारपेट एरिया। ठीक है, अगर हम उसमें कॉलम है तो कॉलम तो यूज के लिए नहीं आएगा, कॉलम तो तुम्हारा बिल्डिंग को सपोर्ट करेगा, ठीक है, स्लैब को सपोर्ट करेगा, तो उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, अब कारपेट एरिया कितना होता है, ऑफिस बिल्डिंग के लिए हमारा कितना होता है, 60 से 75% टोटल एरिया का, हम 60 से 75% हम कारपेट एरिया लेके चलते हैं। अगर हम ऑफिस की बिल्डिंग बना रहे हैं तो वहां पर हमारा जो रहेगा वो 60 से 75% हमारा क्या रहेगा, कारपेट एरिया रहेगा। दूसरा, कारपेट एरिया जो होगा वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, जो आवासीय भवनों के लिए जो बना रहे हैं, वो 50% से 65% हमारा क्या रहेगा, टोटल एरिया का
ठीक है। टोटल एरिया का क्या रहेगा हमारा 50 से 65% टोटल एरिया का। कारपेट एरिया बराबर रेजिडेंशियल बिल्डिंग में अगर लेंगे जो हमारे पास में टोटल प्लॉट एरिया है उसका कितना होगा 50% से 65%, ठीक है। जैसे हमारे पास में 300 है और 300 का अगर आप कितना निकाल लें 50% निकाल लें तो 50% ऑफ, ठीक है 300, ठीक है 300 तो कितना आ गया 150 मीटर स्क्वायर जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा हमारा कारपेट एरिया, किसके केस में रेजिडेंशियल बिल्डिंग के केस में, ठीक है। अब एक और पॉइंट है जो जान लेते हैं फ्लोर एरिया, ठीक है। ये यहाँ पर कहाँ पर यूज होता है फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया रेशो का यूज जो होता है हमारा ऐसा होता है जैसे आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं या जिस जगह पर रह रहे हैं तो वहाँ पर हमारा FAR दे रखा होता है हमारा कि फ्लोर एरिया रेशो, उसके हिसाब से ही हम उस क्षेत्र में हमारा कितना बिल्डिंग का हाइट रहेगा वो निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे मन में आया कि चलो हमारे पास में ज़मीन है तो हम उसको 10 इमारती बना देंगे, मतलब 10 स्टोरी बना देंगे, 20 स्टोरी बना देंगे, ठीक है, या 30 स्टोरी बना देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वहाँ का जो पूरा एरिया का जो फ्लोर एरिया होगा उसके हिसाब से ही हम उसका बिल्डिंग का हाइट रखते हैं। तो ध्यान रखना ये फ्लोर एरिया जो रेशो होता है वो प्रत्येक जोन का या प्रत्येक एरिया का अलग अलग होता है, ठीक है। उसी को देखकर नगर निगम पहले पूछेगा आपसे कि कितना स्टोरी बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं आप, ठीक है, 1 स्टोरी, 2 स्टोरी, 3 स्टोरी या 4 स्टोरी या फिर 6 स्टोरी। तो उसी के हिसाब से जब वो फ्लोर एरिया रखेगा पहले तुम्हारा टोटल प्लॉट एरिया देखेगा, टोटल प्लॉट एरिया देखने के बाद में फ्लोर एरिया रेशो से मल्टीप्लाई करेगा तो वो बता देगा कि इतनी स्टोरी बिल्डिंग आप बना सकते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं बना सकते इस एरिया में, ठीक है। तो उसके हिसाब से अब देखो कैसे यूज करेंगे इस चीज़ को, ठीक है, फ्लोर एरिया रेशो को। आपके पास में फ्लोर एरिया रेशो दे रखा है, मानो एक एग्जांपल ले लो कि 3 दे रखा है मानो, ठीक है, 3 फ्लोर एरिया रेशो दे रखा है या कुछ भी दे रखा है तो तुम्हारा फ्लोर एरिया रेशो उस जो हमारे पास में जो नगर निगम का जो पूरा हमारा जहाँ पर हम बिल्डिंग बनाना चाहते हैं उसका फ्लोर एरिया दे रखा है, ठीक है। आपको क्या निकालना है टोटल कंस्ट्रक्टेड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर। ये जो फ्लोर एरिया रेशो होता है ये किस किस का रेशो होता है टोटल कंस्ट्रक्टेड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर डिवाइड बाई प्लॉट एरिया, ठीक है। टोटल कंस्ट्रक्टेड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर, ऑल फ्लोर का मतलब होता है जैसे आपका जैसे पहली इमारत का जो फ्लोर हो गया, ठीक है, फिर दूसरी का फ्लोर हो गया, फिर तीसरी का फ्लोर हो गया, चौथा फ्लोर हो गया, ऐसे टोटल जो पूरा फ्लोर है, ठीक है, उसको निकाल लेंगे हम टोटल कंस्ट्रक्टेड एरिया ऑफ फ्लोर सबको। जैसे मानो पहला जो फ्लोर का एरिया था मानो 200 मीटर स्क्वायर था, फिर ऊपर गए तो उसका भी 200 मीटर स्क्वायर था, ऊपर गए तो कम हो गया मानो या बढ़ा दिया 300 मीटर स्क्वायर हो गया, कुछ भी, ठीक है। तो टोटल कर लेंगे, टोटल करने के बाद में हमारे पास में प्लॉट एरिया रहेगा, ठीक है। अब प्लॉट एरिया गुणा 3, जो प्लॉट एरिया है उसका मल्टीप्लाई 3 से कर दिया तो आपको क्या निकल जाएगा टोटल कंस्ट्रक्टेड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर। तो आपके पास में जो टोटल है, ठीक है, टोटल जो फ्लोर का जो एरिया है वो निकल के आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल इसमें दे देते हैं, जैसे 3 है, यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे अभी हमने 3 लिया है इसको, 3 × 300 बराबर ये हो गया टोटल फ्लोर एरिया, ठीक है, FT टोटल डिवाइड बाई ये हो गया 3 3 9, 900 हो गया, 900 हो गया, 900 डिवाइड बाई FT। अब देखो आप अब ये टोटल फ्लोर एरिया निकल के आ गया। अब एक फ्लोर एरिया की तुम्हारी हाइट कितनी रहेगी, ठीक है, जो आपका एक फ्लोर एरिया है उसकी आपको ये पता पड़ जाए कि एक फ्लोर एरिया आपके प्लॉट के हिसाब से इतना, जैसे मानो कारपेट एरिया है उसका एरिया निकाल दोगे आप, ठीक है, कि कारपेट एरिया निकाल दिया आपने, कि आपने बोला कि मेरा जो कारपेट एरिया है वो हमारा 300 का मानो 200 आ गया, मानो ये जैसे आपका 150 था, ठीक है, ये हमारा क्या था कारपेट एरिया था जो 150 निकाला था, कि प्लॉट एरिया का हमारे पास में कारपेट एरिया कितना होता है 50 से, ठीक है, 50 से 65% तक। तो मानो 300 था हमारा प्लॉट एरिया, उसमें आपने देखा कि 50 क्या है हमारे पास में, ठीक है, 150 क्या है हमारे पास में कारपेट एरिया एक फ्लोर का, ठीक है। तो डिवाइड बाई 150 तो 0 से 0, ठीक है, तो 15 छिक्के 90। तो जो FT है जो मतलब जो निकालेंगे आपके पास में कितने फ्लोर आ गए तो 4, तो यहाँ पर आ गया, जैसे ये कितना हो गया सॉरी ठीक है, काट दो इसको, 3 से काट दो, 3 पंजे 15 और 3 3 9, 30 हो गया और 6 पंजे 30, तो 6,
ठीक है, तो आपके पास में आ गया ये 6 स्टोरी आप बिल्डिंग वहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, एक का 1500 है। ठीक है, तो आप 6 स्टोरी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से निकल के आ गया और डिटेल में इसको समझ लेंगे जब हम आगे और निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक आइडिया हमें मिलता है फ्लोर एरिया रेशो से कि हमारे जो एरिया है, जो हमारे पास में जो एरिया है जहाँ पर हमारा प्लॉट है, वहाँ पर हम कितने स्टोरी बिल्डिंग बना सकते हैं। तो वहाँ का हमें फ्लोर एरिया रेशो देखना पड़ेगा। फ्लोर एरिया रेशो देखने के बाद में हमारे पास में जो होगा प्लॉट एरिया होगा, और प्लॉट एरिया जब होगा उससे हम क्या निकाल लेंगे, कारपेट एरिया निकाल देंगे या बिल्टअप एरिया निकाल देंगे। और बिल्टअप एरिया निकालने के बाद में हमारे पास में फ्लोर क्या आ जाएगा, एक फ्लोर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, एक फ्लोर के एरिया से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो जितना स्टोरी हमारा बिल्डिंग है, जैसे माना 1 स्टोरी 2 स्टोरी 3 स्टोरी, तो वो निकल के हमारा आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में। ठीक है, कुछ चीज़ें हालांकि थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि थोड़ा ये फ्लोर एरिया क्या है, कारपेट एरिया क्या है, थोड़ा सा एक बार को लग रहा होगा, थोड़ा कठिन सा लग रहा है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा सा आसानी से समझो। सबसे पहले हमने बात की थी प्लॉट एरिया में। ठीक है, प्लॉट एरिया जो होता है, टोटल प्लॉट एरिया, उसमें से सेटबैक डिस्टेंस छोड़ दें तो हमारा बन जाता है कारपेट एरिया। ठीक है, या प्लिंथ एरिया, और प्लिंथ एरिया में से हम वाल को माइनस कर दें तो बन जाता है हमारा कारपेट एरिया। ठीक है, अगर कारपेट एरिया में से अगर मानो कॉलम दे रखे हो, ठीक है, तो उनको माइनस कर देंगे तो कारपेट एरिया बन जाएगा। अगर कॉलम इंक्लूड कर लिए तो आपका बिल्टअप एरिया बन जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद में हमने ये दिखाया यहाँ पे फ्लोर एरिया रेशो क्या होता है और फ्लोर एरिया रेशो का क्या महत्व होता है। वो चीज़ें भी हमने समझाई कि आप अपने एरिया में कितने स्टोरी अपना मकान बना सकते हैं, तो वो कैसे निकालेंगे उस तरीके से। आपके पास में टोटल प्लॉट एरिया दे रखा होगा कि मेरा 200 स्क्वायर फीट का प्लॉट है। ठीक है, और उसके बाद में आपके पास में फ्लोर एरिया रेशो दे रखा होगा वहाँ पर। ठीक है, ये PWD या नगर निगम तय कर देगी कि यहाँ का फ्लोर एरिया रेशो इतना है, उससे मल्टीप्लाई करके आप क्या निकाल सकते हैं, फिर एक फ्लोर एरिया के रेशो से डिवाइड करके आप टोटल ये निकाल सकते हैं कि 6 स्टोरी 5 स्टोरी 3 स्टोरी बिल्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में, टाइप्स ऑफ वर्क कुछ होते हैं पैटी वर्क। ठीक है, पैटी मतलब बहुत छोटे वर्क होते हैं जो हमारे 50,000 से जिनकी लागत कम होती है। ठीक है, तो उनको बोलते हैं पैटी वर्क, छोटे वर्क कहते हैं उनको पैटी वर्क। तो उनका जो जिनकी कॉस्ट हमारी 50,000 से कम रहेगी उनको पैटी वर्क बोल रहे हैं। और जो माइनर वर्क होगा वो 50,000 से लेके 2 लाख से कम हो। ठीक है, और 50,000 से ज़्यादा हो तो उसको क्या कहते हैं, हम माइनर वर्क कहते हैं। ठीक है, माइनर वर्क किसको कहेंगे हम, जिसका 50,000 से तो ज़्यादा और 2 लाख से कम हो तो उसको क्या कहते हैं, माइनर वर्क कहते हैं। थर्ड आता है मेजर वर्क। ठीक है, थर्ड आता है आपका मेजर वर्क। तो 2 लाख से ज़्यादा का जो कॉस्ट आएगा प्रोजेक्ट का, उसको हम क्या किस में काउंट करेंगे, मेजर वर्क में काउंट करेंगे। ओके, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, SSC JEE में भी पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, SSC JEE में ये सारे क्वेश्चन, ये मान लो ये SSC JEE में भी पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ें कि कारपेट एरिया क्या होता है, ये मतलब बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इन पॉइंटों को हमने डिस्कस किया है यहाँ पर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फिर एक और पॉइंट रखा था, वेट ऑफ पर यूनिट लेंथ ऑफ स्टील। ठीक है, जो स्टील का जो वेट है हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले वेट ऑफ पर यूनिट लेंथ ऑफ स्टील। ठीक है, एरिया इंटू डेंसिटी, अगर हम 1 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल वेट निकल आएगा। अगर 1 की मल्टीप्लाई मतलब पर यूनिट लेंथ है हमारा, अगर 1 की मल्टीप्लाई ना करें तो पर यूनिट लेंथ निकल के आ जाएगा। अगर हम 1 को हटा देते हैं तो एरिया इंटू डेंसिटी, एरिया क्या होता है, किसी भी सरिया का जो सरिया जाती है, स्टील जो आती है, तो वो क्या होता है, एक सर्कल होता है। ठीक है, तो क्या होता है π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू, और सरिया की जो डेंसिटी है, जो स्टील की डेंसिटी है वो कितना होता है 7850, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर अपॉन 162.19 या डी स्क्वायर अपॉन 162, ये पर मीटर लेंथ का, केजी पर मीटर लेंथ का क्या आ गया, वेट आ गया। अगर 1 मीटर अगर हमारी लेंथ है सरिया की तो 1 की मल्टीप्लाई, अगर 2 मीटर है तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना केजी हमारा स्टील लगा तो वो निकाल सकते हैं। डी स्क्वायर अपॉन 162.19, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.00617 डी स्क्वायर, तो डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, केजी पर मीटर का हमारा क्या निकल गया है, वेट निकल गया है। ठीक है, अगर जो मीटर की हमारा मानो 2 मीटर या 5 मीटर या 7 मीटर या 8 मीटर, इस तरीके से हमारा क्या है, स्टील की लेंथ है तो 8 मीटर है तो 8 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरीके से हमारा, और डी अगर हमारा 20 mm का सरिया है, 16 mm का सरिया है या 12 mm का सरिया है तो उस तरीके से वो वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो हमारा पर मीटर
ठीक है, मीटर में रखना पड़ेगा वैल्यू, ध्यान रखना है यहाँ पे मीटर में वैल्यू रखना पड़ेगा, उसके बाद में जो निकल के आएगा, ठीक है, केजी पर मीटर के हिसाब से हमारा पूरा निकल के आ जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, डी mm में ही रख देंगे, mm में ही रख देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने जब इसको सॉल्व किया था तो 1000 से हमने डिवाइड कर लिया था। ठीक है, तो ये हमारा पर यूनिट स्टील का वेट निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन हम कर भी सकते हैं, क्योंकि हमें वेट निकालना पड़ेगा कि हमारा जो बिल्डिंग में कितना सरिया लगा, तो सरिया का वेट कैसे निकालोगे, इस तरीके से निकालोगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में किस तरीके से स्टाफ डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्री स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको हम CMA में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें भी हमारा आ जाता है, तो समझ लेते हैं कि कैसे कैसे जो श्रृंखला है हमारी कैसे स्टार्ट होती है। ऊपर से नीचे तक देख लेते हैं, नीचे से ऊपर तक देख लेते हैं कि कैसे हमारा जो स्टाफ होता है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। सबसे पहले आता है स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ऊपर जो होता है चीफ इंजीनियर होता है, इसको बोलते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ठीक है, चीफ इंजीनियर होता है सबसे ऊपर, इसको बोलते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ये क्या होता है, स्टेट लेवल पर होता है। ठीक है, स्टेट लेवल पर एक चीफ इंजीनियर होता है जिसको हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोलते हैं। फिर उसके बाद में आता है एडिशनल चीफ इंजीनियर। ठीक है, एडिशनल चीफ इंजीनियर जो जोन लेवल पर उसको रख देते हैं कि यहाँ पर ये जो जोन है इन जगह पे बना दिया गया है, और वहाँ पे हमारे ये एडिशनल चीफ इंजीनियर नियुक्त हो जाते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, SE। ये हमारा होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या सर्कल लेवल पर, जो भी या तो सर्कल लेवल कह दो या डिस्ट्रिक्ट लेवल कह दो, तो हमारा क्या होता है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, ऐसे होता है हमारा। ठीक है, सबसे पहले चीफ इंजीनियर, दूसरा एडिशनल चीफ इंजीनियर, फिर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ऐसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। फिर आता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इसको बोलते हैं EX, शॉर्ट में EXEN। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ये किस लेवल पर होता है, डिविजनल लेवल पर होता है। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से नीचे जो आता है हमारा वो आता है डिविजनल लेवल, उस लेवल पर क्या होता है हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है। फिर इसके नीचे आ जाता है हमारा डिपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं असिस्टेंट इंजीनियर। ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर के बाद में फिर आता है आपका, ठीक है, आपके पास में आ जाता है लास्ट में जो बचते हैं वो बचते हैं कौन, जूनियर इंजीनियर। ठीक है, अब जूनियर इंजीनियर जो होता है स्टाफ में ऑर्गेनाइजेशन में सबसे नीचे पायदान पर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये हमने कोष्ठक में जो लिख दिया है ये नहीं होते हैं, बट हमने कि इसके नीचे क्या होता है ये भी हमने लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक सबसे पहले चीफ इंजीनियर हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है स्टेट लेवल पर, फिर एडिशनल चीफ इंजीनियर होगा, फिर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर होगा, ऐसी होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या सर्कल लेवल पर, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होगा EX या EN डिविजनल लेवल पर होगा, फिर होगा असिस्टेंट इंजीनियर AEN। ठीक है, फिर होगा जूनियर इंजीनियर। ठीक है, अब जूनियर इंजीनियर जो होगा उसके नीचे अगर हमने ये यहाँ तक ही होता है। ठीक है, इसके नीचे भी हमने आपको खुश करने के लिए लिख दिया है कि आपके नीचे भी कोई होना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, फिर उसके नीचे आता है वर्कर। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, बाकी जूनियर इंजीनियर तक ही होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना सबसे नीचे पायदान पर होता है, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। दूसरा ये भी बोल सकते हैं ये हमारा क्या है, पेड़ है। ठीक है, तो जो पूरा पेड़ है, पेड़ का जूनियर इंजीनियर क्या बोलता है, इसको जड़ भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि एक रूट होता है। ठीक है, और कहते हैं अगर लास्ट में जैसा कोई भी प्रोजेक्ट बनता है तो सबसे लास्ट में जो सिग्नेचर होगा वो जूनियर इंजीनियर का होगा। अगर जूनियर इंजीनियर उस प्रोजेक्ट पर अगर कहीं पे भी कोई गड़बड़ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रहता है वो फील्ड में जूनियर इंजीनियर रहता है, अगर उसने सिग्नेचर नहीं किया तो पूरा जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, या उसका जो कॉस्ट है या गवर्नमेंट से उसको अप्रूवल नहीं मिल सकता। ठीक है, तो जूनियर इंजीनियर ऐसा नहीं होता कि सबसे नीचे पायदान पर है तो उसका कुछ महत्व नहीं होता। फील्ड में सारा काम जो कराता है वो जूनियर इंजीनियर ही कराता है, सब इंजीनियर कराता है, ध्यान रखना। वो रिपोर्ट करता है असिस्टेंट इंजीनियर को, असिस्टेंट इंजीनियर रिपोर्ट करेगा एग्जीक्यूटिव करेगा सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, और उसके बाद में एडिशनल, फिर उसके बाद में चीफ। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या श्रृंखला रहती है, किसके ऊपर क्या होता है, क्योंकि ये क्या है, तुम्हारा परिवार है। ठीक है, जो हमारे इंजीनियर हैं, जो सिविल इंजीनियर जो बनेंगे, तो उनका ये पूरा परिवार है, कौन कौन स्टाफ में होंगे। ठीक है, कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक, अब तुम्हारे ऊपर ये सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि हम यहाँ पर जूनियर इंजीनियर पर ही रुकना चाहते हैं, या फिर असिस्टेंट इंजीनियर बनना चाहते हैं, या उसके ऊपर भी एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं, या सुपरिटेंडेंट। इस तरीके से ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, अब आपके सोच के ऊपर डिपेंड है। जैसे अगर आप सोचते हैं कि हम डिप्लोमा कर लेते हैं, डिप्लोमा के बाद में यहीं पर रुक जाते हैं, तो आप यहीं तक रुक पाओगे। लेकिन जब अगर आप किसी गवर्नमेंट उसमें पहुंच जाते हो तो काफ़ी टाइम बाद आप असिस्टेंट इंजीनियर बन पाते हैं।
कई मतलब आपकी एज हो जाती है रिटायरमेंट तक पहुँचते पहुँचते तब बन जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना होगा कि आपको अपना जो एजुकेशन है, मैं तो ये कहूँगा कि आपको जारी रखना चाहिए। जैसे अगर डिप्लोमा वाले हैं तो देखो 2 चीज़ें हैं उनके सामने। सबसे पहले या तो वो गवर्नमेंट की तैयारी करें, ठीक है, या प्राइवेट में जाना चाहें तो जूनियर इंजीनियर के लेवल पर जा सकते हैं आराम से, ठीक है। कुछ ऐसे भी हैं जो स्टूडेंट अभी चाहते हैं कि हमको और आगे पढ़ना है तो वो बीटेक करें। अगर जिनकी एज कम है या फिर वो थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहते हैं, ठीक है, एजुकेशन में, तो वो बीटेक करें। और बीटेक के बाद में अगर उनको लगता है तो एमटेक भी करें, या ठीक है, तो कम से कम मिनिमम अगर एजुकेशन है तो बीटेक तो कम से कम करें ही करें, या फिर एमटेक भी कर सकते हैं अगर मन हो तो, ठीक है, वो आपका चॉइस है। लेकिन जैसे जो हमारा डिप्लोमा जो होता है वो हमारा 12th के बाद में होता है, तो एक एडिशनल हमारे पास में सर्टिफिकेट होता है कि इन्होंने जैसे सिविल इंजीनियरिंग में किया है, या ये जो स्टूडेंट है इन्होंने मैकेनिकल में किया है या इलेक्ट्रिकल में किया है। बट हमारे पास में आप बीटेक कर लेते हैं तो आप हो जाते हैं ग्रेजुएट, ठीक है। तो ग्रेजुएट्स के बाद में भी बहुत सारे फॉर्म निकलते हैं, उनको आप भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि डिप्लोमा एक सर्टिफिकेट है, ठीक है, जिसमें आपने 3 साल का या 2 साल का डिप्लोमा किया है, ठीक है। वो उस तरीके से हमारा एजुकेशन में उस तरीके से काउंट नहीं होता, बस सिर्फ एक डिपार्टमेंट में ही उसको अप्लाई कर सकते हैं। बट जैसे ही आप बीटेक हो जाते हैं तो आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जिनमें भी यूज कर लेते हैं आप, ठीक है, अपनी डिग्री का यूज कर सकते हैं, ठीक है, ग्रेजुएट की डिग्री मिल जाती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप एजुकेशन को थोड़ा सा ऊपर और बढ़ाएं, ठीक है। और जो अगर मानो कुछ चाहते हैं कि हम नहीं बढ़ाएं तो अपना जो गोल है वो क्लियर रखें। देखो ये सब्जेक्ट जो है फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है, आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, ठीक है। कुछ लोग जो एसएससी जेईई की भी तैयारी करना चाहते हैं तो तब भी एस्टीमेटिंग उनको जरूरत पड़ेगी, तो इस तरीके से वो पढ़ सकते हैं। तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो आप, तो इन चीज़ों को समझना बहुत बेहद ज़रूरी है कि जो फाइनल जो आपका सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि 2 से ढाई महीने बचा है आपका, उसके बाद में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा डिप्लोमा। इसके बाद में आप क्या करना चाहते हो, फील्ड में जाना चाहते हो तो फील्ड के हिसाब से तैयारी करें, ठीक है। जब फील्ड के हिसाब से तैयारी करें तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, देखो पढ़ना पड़ेगा तो एस्टीमेटिंग के बारे में जानना, आरसीसी के बारे में जानना, ठीक है, और भी सब्जेक्ट है तुम्हारे, जो प्रोजेक्ट बनाओगे उसको अच्छे से करना, ठीक है, या बिल्डिंग ड्राइंग्स के बारे में पढ़ना, ठीक है, ड्राइंग्स को कैसे पढ़ा जाता है, सर्वे के बारे में पढ़ना। देखो ये पूरा जो डिपार्टमेंट है, जो सिविल इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट है वो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जाते हो तो बिल्डिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप इरीगेशन डिपार्टमेंट में जाते हो तो इरीगेशन में बहुत सारी स्ट्रक्चर आती हैं, ठीक है, नहर, डैम्स वगैरह, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहिए। अगर हाईवे में जाते हो तो पूरा रोड वगैरह किस तरीके से कैसे कैसे डेवलप हो रहे हैं, किस तरीके से हमारा रोड का डेवलपमेंट हुआ, तो उन चीज़ों के बारे में जानना। देखो ध्यान रखना, कोई भी सब्जेक्ट जो होता है वो सरल, ठीक है, और कठिन नहीं होता है, बस तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना इसमें इंटरेस्ट लेते हो। देखो एक चीज़ और आती है, आपको लगता है जैसे कि हम साइड पर चले जाएंगे, हमारी जॉब लग जाएगी और जॉब लगने के बाद में हम कहीं ना कुछ पैसे कमाते रहेंगे। बट ध्यान रखना, अगर आप सही से पढ़ के नहीं गए, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी ही वीडियो देखें या मेरी वीडियो से ही तुम्हें नॉलेज मिलेगी, लेकिन जहाँ से तुम्हें नॉलेज मिलती है अपनी किताबों से, ठीक है, और भी चैनल होंगे उनसे, ठीक है, हमारे चैनल से जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं उससे, तो आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा होगा कि साइट पर आप जाएंगे, ठीक है, और नॉलेज नहीं होगी तो साइट पर आप एक तरीके से ये मान लो आपकी कोई भी इज्जत नहीं होगी। सच बता रहा हूँ मैं, ये साइट पर ऐसा होता है, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो कोई भी नहीं पूछता है। मजदूरों के जो कहते हैं ना, सुपरवाइजरों के पीछे भागते फिरे जाओगे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ऐसा तो नहीं है कि मतलब ये तुम्हें समझाने आ रहे हैं, ठीक है, ये तो तुमसे रिपोर्ट मांगेंगे। तुम्हें सुपरवाइजर, वर्कर, इन लोगों से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा फिर कि कुछ चीज़ें से समझा दें, और ये चीज़ें 1-2 समझाने में, ठीक है, तो मैं कई महीने पास कर देंगे। तो आपको कहीं पे भी चले जाओ, नॉलेज बहुत ज़रूरी है, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे हम करते हैं। अब मानो किसी ने आपसे पूछ लिया, जैसे आज हमने डिस्कस किया कि कारपेट एरिया क्या होता है, प्लॉट एरिया क्या होता है, प्लॉट एरिया आपने बता दिया, बिल्टअप एरिया क्या होता है, ठीक है, प्लिंथ एरिया क्या होता है, ठीक है। इस तरीके से इन चीज़ों के बारे में आप किसी ने एक क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि आपके पास में स्टील है, एक ट्रक स्टील आया, ठीक है, तुमने सरिया मंगाई और उसमें 20 mm की थी, 16 mm की थी, 8 mm की थी, 32 mm की थी, ठीक है, या फिर 25 mm की थी, तो उनका आप वेट निकालिए कि कितना वेट निकल के आता है। एक तो होगा आप धर्म कांटे से निकलवा लोगे, ठीक है, तो टोटल इतना टन आया, लेकिन एक होगा आप ड्राइंग के हिसाब से निकालोगे कि हमने इतनी इतनी की रिक्वायर थी, वो इतना वेट बन रहा है या नहीं बन रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि बीच में ही किसी ने मतलब उसमें धोखाधड़ी कर दी हो, ठीक है। तो वो जानना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए ही ये चीज़ें बताई हैं। देखो एक एक जो पॉइंट लिखा हुआ है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ध्यान देंगे फील्ड के हिसाब से कि वेट ऑफ पर यूनिट लेंथ के लिए आपके पास में मैंने बताया एरिया इंटू डेंसिटी,
अब उसका जो मानो 20 mm की सरिया है और 78-50 से हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो आपके पास में क्या निकल आएगा, पर मीटर पर केजी पर मीटर हमारा वेट निकल जाएगा, पर यूनिट मीटर का। ठीक है, आपने कहा कि मेरे पास में 3 मीटर लंबी मंगाई थी हमने, या 5 मीटर या 10 मीटर लंबी थी। ठीक है, जैसे फील्ड में हमारी जो मैन्युफैक्चर्ड होती है वो 12 से 13 मीटर लंबी सरिया मैन्युफैक्चर होती है, तो आपने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, डी स्क्वायर इंटू 162 इंटू 12। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या निकाल दिया, उसका वेट निकाल दिया। अभी हम पूरा जब एस्टिमेट कराएंगे तो उसमें भी हम स्टील का भी वेट को हमेशा निकालेंगे भी कि इतने कुंटल या इतना केजी हमारा आया। तो ध्यान रखना, ये जो पॉइंट लिखे हैं, जैसे आपको ये फ्लोर एरिया रेशो बताया, हो सकता है आपने ऐसे ही अवॉइड कर दिया, अरे होगा फ्लोर एरिया रेशो। तो आप अगर कहीं जाएंगे, किसी ने पूछ लिया आपसे कि फ्लोर एरिया रेशो इतना है, प्लॉट एरिया, तो आप कितना ऊंचा इमारत बना सकते हैं या अपना जो घर है कितनी हाइट तक लेके जा सकते हैं, तो आप क्या बताएंगे। ठीक है, तो उन चीज़ों को जानने से पहले इन चीज़ों को समझना जरूरी है। देखो फील्ड में जो चीज़ें होती हैं, फील्ड में देखो कहते हैं कि फील्ड का जो नॉलेज होता है वो हमारा जो हम पढ़ते हैं उस नॉलेज से बिल्कुल अलग होता है, ऐसा नहीं है। फील्ड का नॉलेज अलग होता है, बट उसका जो पूरा कंसेप्ट है, जो पूरा थ्योरी है, वो सारी चीज़ वो हमारे क्लासरूम में ही तैयार होती है। सारी चीज़ें हम इन चीज़ों को ही तो पढ़ते हैं, इन चीज़ों को पढ़ने के बाद में अप्लाई करते हैं फील्ड में हम। ठीक है, तो ध्यान रखना पड़ेगा। और एक और चीज, आप अभी से इस तरीके से अपना जो एक डायरेक्शन है वो चूज कर लीजिए कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। जिसको बीटेक करना है वो अच्छे से समझे। जैसे हम इसमें इंग्लिश के बहुत ज्यादा शब्द लिख रहे हैं तो किसी को दिक्कत होती होगी कि सर हिंदी में नहीं लिख रहे हैं, तो ध्यान रखना आगे तुम जैसे ही बढ़ोगे आपको इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। हम काफी ऐसा नहीं कि ज्यादा इंग्लिश लिखते हैं, हिंदी लिखनी पड़ती है आपकी वजह से। ठीक है, लेकिन फाइनल ईयर की आप स्टूडेंट हो तो ध्यान रखना कि चीजों को इस तरीके से ही समझो। ठीक है, बीटेक करना है तो बीटेक के लिए थोड़ा सा जो सारी किताबें आपकी यहाँ पर तो हिंदी में है वो इंग्लिश में मिलेंगी, आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, एसएससी जेई में जो अच्छी किताबें हैं सभी की सभी इंग्लिश में है। ठीक है, तो हिंदी में नहीं मिलेंगी आपको। तो ध्यान रखो, चीज़ों को अच्छे से समझो और तब आगे बढ़ो। और एक अपना जो गोल है उसको जरूर बना के चलो। ठीक है, चाहे एसएससी जेई हो, चाहे फिर देखो डिप्लोमा के बेसिस पे तो एसएससी जेई आएगा, तो एसएससी जेई करो। ठीक है, या फिर प्राइवेट दूसरा ऑप्शन बनता है। भाई ऑप्शन बनते क्या है हमारे पास में, ये चीज़ भी तो देखो, या तो फिर एसएससी जेई, एक अगर मानो स्ट्रक्चर बनाते तो एसएससी जेई या फिर प्राइवेट जॉब, 2 ऑप्शन बने। तीसरा ऑप्शन आता है कि या तो बीटेक करो, एजुकेशन को आगे लेके जाओ। और क्या ऑप्शन बनता है, ये ऑप्शन थोड़े ना बनता है कि आपने डिप्लोमा कर लिया, घर बैठ के शादी होगी बस हो गया काम। ठीक है, तो ऐसा थोड़े ना, आपको चीजों को समझना पड़ेगा, जो आपका जो समय है वो कहां पर लग रहा है। ठीक है, ये चीजों को भी जानना पड़ेगा, एक एक चीज को आपको ढंग से तैयार करना पड़ेगा। आपको मैं ये कहता हूं कि एक डायरी खरीदो, डायरी में आप अपने गोल निर्धारित करो कि इस टाइम में हम ये कर लेंगे। जो पुराने सब्जेक्ट हैं जैसे तुम आरसीसी है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, सर्वे है, ठीक है, सोम है, उन चीजों को पढ़ना स्टार्ट करो अभी से ही। जब पढ़ोगे, देखो अब ये ध्यान रखो, आपने अगर सिविल इंजीनियरिंग ले ली है तो पूरा जीवन आप सिविल इंजीनियरिंग से ही रोटी खाओगे। ठीक है, और सिविल इंजीनियरिंग से रोटी अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे ही खाना चाहते हो। ठीक है, या तो आप ऐसे ही खाना चाहते हो कि बस खाली काम चल रहा है, और एक ऐसी कि उसको एक हायर लेवल पे लेके जाना चाहते हो और अच्छे तरीके से, मतलब आपकी पूछ भी हो, कहीं पे भी जाएं आप लोग जाने कि भाई इस लड़के को काफ़ी कुछ आता है। तो इन चीज़ों के बारे में ध्यान करें। ऐसा नहीं कि अपना जो समय है, लॉकडाउन चल रहा है, हो सकता है आप ये भी सोच रहे हैं पेपर होंगे नहीं होंगे, आनंद आ गया, घर पे पड़े हैं आराम से। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, समय मिला है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करो। एक एक चीज़ों में अपना समय को सही तरीके से अपना, एक अगर मानो एसएससी जेई पे लगे हुए तो रीजनिंग पढ़ना, जीएस पढ़ना स्टार्ट करो। टेक्निकल पढ़ने से भी तुम्हारा उसमें नहीं निकलेगा एग्जाम। तो उस तरीके से देखो आपको करना क्या है। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन ध्यान रखो कि हमें करना क्या है, ये जानना जरूरी है। ठीक है, अगर किसी को कुछ डाउट होता है तो हमारे पास में हमने कमेंट्स में भी लिखो। ठीक है, हो सकता है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ना हो तो कॉन्टैक्ट नंबर लो। ठीक है, कॉन्टैक्ट से हमसे करो, लेकिन तुम्हें एक डायरेक्शन तो चुननी पड़ेगी कि मुझे इधर जाना है। बिना डायरेक्शन के आपको कहीं पर नहीं पहुंचोगे। ठीक है, तो ध्यान रखो, सारी चीज़ों को अच्छे से समझो। जो हमारे प्रीवियस वीडियो उनको भी देखो। ये नहीं कि मतलब देखने से मतलब कि आपको मतलब कुछ भी समझ में नहीं आएगा, चीज़ें लिंक बनती हुई आगे बढ़ेंगी। अभी हम जैसे जैसे चलेंगे, जो जो पॉइंट आते रहेंगे उनको हम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं और देखते हैं आगे कि क्या क्या चीज़ों को जानना जरूरी है बिल्डिंग एस्टीमेट बनाने से पहले। तो और देखते हैं वीडियो में। ओके, थैंक यू।